बीए थर्ड ईयर के बच्चों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, मैं अलका जैन, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से सहआचार्य हिंदी। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कमलेश्वर द्वारा लिखित खोई हुई कहानी खोई हुई दिशाएं पर। खोई हुई दिशाएं के हम 2 बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि इस कहानी में कुंठित मानसिकता का और सामाजिक संबंधों में संदेह का चित्रण किया गया है। अगला जो बिंदु है वो है अस्तित्ववादी बोध का। आइए हम चर्चा करते हैं कहानी के अगले बिंदु। अस्तित्व बोध और अस्तित्ववादी जीवन दर्शन कमलेश्वर की उस पीढ़ी के कहानीकार हैं जिन्होंने परंपरागत मानव मूल्यों को नकार कर नवीन एवं आधुनिक दार्शनिकताओं के आधार पर मानव जीवन को उकेरने का सफल प्रयास किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजनीतिक विडंबनाओं के कारण जिस व्यवस्था ने जन्म लिया और जिसमें आज का व्यक्ति जीवन जीने की विवश हो रहा है, उसने बड़ी ही तीव्रता से व्यक्ति को अपने अस्तित्व का बोध तो दिया है, उसकी प्रखर एहसास भी कराया है। यही बोध और एहसास ही वस्तुतः आज के सामूहिक जीवन की परंपराओं को तोड़कर उसे व्यक्तिवादी ढंग से सोचने को बाध्य कर रहा है। व्यक्ति आज आत्मरक्षा की भावना से अधिक परिचालित एवं सक्रिय दिखाई देता है। इस कारण उसे अपने सिवा अन्य सभी कुछ व्यर्थ, भ्रष्ट और मात्र विडंबना सा प्रतीत होने लगता है। आलोच्य कहानी खोई हुई दिशाएं का नायक चंद्र भी इसी चेतना और दार्शनिकवाद से परिचालित दिखाया है। कहानी के प्रारंभ की निम्नलिखित पंक्तियां इस तथ्य का स्पष्ट संकेत करती हैं। देखिए, पूरा दिन बर्बाद हो गया। यहीं खड़ा सोच रहा था, घर लौटने का भी मन नहीं कर रहा था। आती जाती एक सी औरतों को देखकर मन और भी ऊबने लगता था। भूख पता नहीं लगी है या नहीं, यह दिमाग पर जोर डालता है। सवेरे 8 बजे घर से निकला था। एक प्याली कॉफ़ी के अलावा तो कुछ पेट में गया नहीं, और तब उसे एहसास हुआ कि थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है। दिमाग और पेट का साथ ऐसा हो गया है कि भूख भी सोचने से ही लगती है। दिमाग और पेट का ये साथ ही वस्तुतः अस्तित्व बोध और अस्तित्ववादी जीवन दर्शन की उपज का मूल आधार या कारण है। यह भूख केवल रोटी की नहीं, केवल काम पूर्ति की भी नहीं, और भी बहुत कुछ पाने व प्राप्त करने की है। वही जीवन की व्यवस्था पारस्परिक संबंधों और सबकी परंपरा से हटकर देखने, समझने और व्याख्यायित करने की प्रेरणा देती है। सो कथानायक चंद्र भी आनंद, मिसेज गुप्ता, पत्रकार विशन कपूर और यहाँ तक कि पत्नी निर्मला के बारे में सोचना, विचारना और व्यवहार करना, जो सब कहानी का सर्जक है, उसी मूल भाव या वाद विशेष में परिचालित लगता है। विशेषता यह है कि ये सब सूक्ष्म, निरस एवं सपाट न होकर मनोरंजक, आकर्षक कलात्मकता के पर्यावरणों में अत्यंत प्रभावी बन पड़ा है। जीवन में आ रहे खोखलेपन के बारे में विचार करने की प्रेरणा देने वाला है। इसी तरह नारी के प्रति क्या दृष्टिकोण है इस कहानी में, हम उस पर जो है चर्चा करते हैं कि इस कहानी में खोई हुई दिशाएं लेखक नारी के प्रति जो उसकी दृष्टि है वो उजागर करने वाली है। वह दृष्टि परंपरागत तो अधिक प्रतीत होती है, आधुनिक और प्रगतिवादी नहीं।
दूसरे शब्दों में इस कहानी में परंपरागत उपभोग या उपयोगितावादी दृष्टि से ही नारी का चित्रण किया गया है। उसे कोई नवीन आयाम देने का प्रयास कहीं भी दिखाई नहीं देता। इसे हम कहानीकार की दृष्टि सीमा ही चितार सकते हैं। तभी तो आती जाती एक सी औरतों को देखकर मन और भी ऊबने लगता था, जैसी उद्घोषणाएं की गई हैं। इस प्रकार के वाक्य वैचारिक स्तर को ही उजागर करने वाले कहे जा सकते हैं। और फिर अपनी पत्नी निर्मला के बारे में सोचते हुए कथानायक चंदर पड़ोसिन मिसेज गुप्ता के बारे में भी एक ही झोंक में सोच जाता है। उन्मुक्त होकर वह हवा के झोंके की तरह कमरे में घुस भी नहीं सकता और ना उसे बाहों में लेकर प्यार ही कर सकता है, क्योंकि गुप्ता जी अभी मील से लौटे नहीं होंगे और मिसेज गुप्ता बेकारी में बैठी गप लड़ा रही होंगी या किसी स्वेटर की बुनाई सीख रही होंगी। इस प्रकार कहानी के अंतिम चरणों में चंदर का पत्नी निर्मला से जो मात्र कामुक एवं संभोगात्मक व्यवहार चितारा गया है, वह भी वस्तुतः नारी के प्रति परंपरागत दृष्टि का ही परिचायक है। जाने क्यों प्रगतिवादी युग का प्रगतिशील एवं नितांत आधुनिक लेखक इस उपभोगवादी दृष्टि से आगे नहीं बढ़ पाया। तो बच्चों, ये थी नारी के प्रति दृष्टिकोण और अस्तित्व बोध को लेती हुई कहानी खोई हुई दिशाएं। आगे हम अगले कालांश में चर्चा करेंगे अगले बिंदुओं पर। धन्यवाद।